Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हेनरी फेयोल, जिनका पिक आप देख सकते हैं, ये है हेनरी फेयोल। इन्होंने मैनेजमेंट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स सजेस्ट किए थे। इफ़ आई टॉक अबाउट देवर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फेयोल के थ्रू सजेस्ट किए गए थे, जिनको बेसिकली मॉडर्न मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर आपका मैनेजमेंट होता है, तो बेसिकली इनके प्रिंसिपल्स आपके अप्लाई किए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल हैं अर्थशास्त्र की बुक में कौटिल्य के थ्रू जो प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि वो इकोनॉमी को रन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज करने के लिए हेनरी फेयोल के थ्रू जो प्रिंसिपल सजेस्टेड हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस दोज प्रिंसिपल्स। तो डिटेल में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उन प्रिंसिपल्स की इन्फॉर्मेशन, एंड दैट इज़ माय गारंटी कि वीडियो के एंड तक सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, डायग्राम्स का यूज़ किया है मैंने, जिससे कि आपको समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, जिससे कि जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, आपको अच्छे से समझ में आए। और ये प्रिंसिपल सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस में ही अप्लाइड नहीं होते, आप अपनी डेली लाइफ में भी इनके जो प्रिंसिपल सजेस्टेड हैं, जो कि काफ़ी ईजी हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नाम याद रखिए, हेनरी फेयोल हैं। हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, आप क्लास 12th में हैं, आपके बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर जो है उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का डिस्कशन है, जिसमें हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स एडेड हैं। तो आप देखिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा अपने एग्जाम में, जो कि आप अच्छे से कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप एक बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस वीडियो। अगर आप एमकॉम के स्टूडेंट हैं तो एमकॉम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो देख सकते हैं इसको। आपका जो सब्जेक्ट है MCO 1, उसकी पर्टिकुलर उसमें भी एक टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आप अगर एक MBA के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि MBA के स्टूडेंट को इनके प्रिंसिपल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप MBA स्टूडेंट और आपको इनके प्रिंसिपल्स नहीं पता, तो आप आगे की जो स्टडी है उसको स्मूथली नहीं कर पाएंगे। तो इनके प्रिंसिपल्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड मेरी तरफ से इस तरह की इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल वीडियोस आती रहेंगी, जिनको देखकर आप अपनी नॉलेज के साथ साथ अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा हेनरी फेयोल के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हेनरी फेयोल। ठीक है, इनका नाम है हेनरी फेयोल। और हेनरी फेयोल बेसिकली अगर हम बात करें तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी किनको बोला जाता है? हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। अब क्यों इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, लेट्स टॉक अबाउट। इन्होंने एक जनरल थ्योरी बेसिकली इंट्रोड्यूस करी थी, जो कि अप्लाई करी जा सकती है सभी मैनेजमेंट लेवल्स पर, हर किसी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेट कर सकते हैं। तो हेनरी फेयोल, जिन्होंने बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के, ठीक है, उसको आप कोई भी मैनेजमेंट का लेवल है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके थ्रू जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आई एम रिपीटिंग दैट, जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की, उनको क्या कर सकते हैं आप? ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेट। ठीक है, तो इनके थ्रू जो पॉलिसीज़, जो प्रिंसिपल सजेस्टेड हैं या जो थ्योरी प्रोवाइडेड है बेसिकली, वो क्या है आपकी? एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करती है, सभी मैनेजमेंट लेवल्स पे अप्लाइड होती है। और कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, HR डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट पर अप्लाई की जा सकती है। इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कहा जाता है। और प्रिंसिपल्स काफ़ी सिंपल हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने डेली लाइफ में भी उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड।
तो अभी हेनरी फेयोल के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अभी हमने जाना कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी बोलते हैं। अब हेनरी फेयोल अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, ये बॉर्न हुए थे इस्तांबुल में 1941 में, ठीक है। इस्तांबुल में बॉर्न हुए थे 1941 में। हम बात करें तो इन्होंने 19 की एज पर क्या करा, इंजीनियरिंग वर्क शुरू कर दिया। एक माइनिंग कंपनी जो कि फ्रांस की थी, उसमें 19 की एज में एक इंजीनियर के तौर पर इन्होंने काम शुरू करा। उसके बाद में ये एक बहुत ही बड़े फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। काफ़ी ज़्यादा काम पर अपना टाइम स्पेंड करते थे, चीज़ें लर्न करते थे, ऑब्जर्व करते थे बहुत सारी चीज़ों को। इसीलिए आगे जाके इन्होंने सक्सेस अचीव करी, एक बहुत ही बड़े फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट बने। एंड इसके बाद उन्होंने 1916 में एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। 1916 में ये बुक लिखी, किसने लिखी, हेनरी फेयोल, ठीक है। तो हेनरी फेयोल ने 1916 में बुक लिखी जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। और उस बुक में उन्होंने जो 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं एक मैनेजमेंट को अप्लाई करने के, वो प्रोपाउंड किए। तो बेसिकली जो 14 प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे, ये प्रिंसिपल्स 1916 में अपनी बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिश किए थे। किसने, हेनरी फेयोल ने। जो कि क्या है, बेसिकली मैनेजमेंट में अप्लाई होने वाले प्रिंसिपल्स है। तो किसी भी काम को आपको मैनेज करना है तो इन प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको और सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर कि यहाँ तक पॉइंट समझ में आ चुके होंगे आपके, ठीक है। बॉर्न हुए थे इस्तांबुल 1941, 19 की एज में बेसिकली इंजीनियरिंग वर्क शुरू करा फ्रांस की एक माइनिंग कंपनी में, बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी थी। अब आपका काम है यहाँ पे पता लगाना उस कंपनी का क्या नाम था। आई हैव नॉट मेंशनड इट, यू जस्ट गूगल इट, फाइंड इट आउट। और 1916 में बुक लिखी इन्होंने इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें ये 14 इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, ये उन्होंने क्या करे, प्रोपाउंड करे। तो आई एम श्योर कि इतना समझ आ चुका होगा। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम रीड करेंगे नाम जो प्रिंसिपल्स सजेस्ट किए हैं हेनरी फेयोल ने, एंड उसके बाद में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे उन सब का, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या नाम, उन प्रिंसिपल्स का नाम याद कर लीजिए, एंड उसके बाद में फिर हम डिटेल में उनके जो डिस्क्रिप्शन है, उनका जो प्रिंसिपल का मीनिंग है, एक्चुअली किस तरीके से अप्लाई करना है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि काम को बांटना, डिवीजन ऑफ वर्क। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय हेनरी फेयोल, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड इज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एस्टैब्लिश करना, सेट करना, सेकंड प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय हेनरी फेयोल। नाउ द थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, एक मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, तो दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय हेनरी फेयोल। नाउ द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज सजेस्टेड बाय हेनरी फेयोल इज यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। जो कमांड दी जाएंगी, जो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, उसमें यूनिटी होना चाहिए, यानी कि एक सिंगल इंडिविजुअल आपका कमांड देने वाला होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ मेनी पीपल हु आर गिविंग कमांड टू अ सिंगल पर्सन। तो यूनिटी ऑफ कमांड इज द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय हेनरी फेयोल। नाउ द फिफ्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो जो डायरेक्शन है बेसिकली वो भी कैसी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि सब लोग एक ही चीज़ पर, एक ही गोल के लिए काम करेंगे। दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तभी जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो सक्सेसफुल हो पाएगा अपने गोल्स को अचीव करने में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिमनरेशन, ठीक है। जो पेमेंट है, जो आप सैलरीज या वेजेस पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, दैट शुड बी गुड। Now the next is subordination of individuals interest to general interest। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, हेनरी फेयोल के थ्रू सजेस्टेड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जनरल इंटरेस्ट यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है वो आपका क्या है, प्रायोरिटी पर होगा एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट किया जाएगा जनरल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये थे सेवन हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ द रिमेनिंग 7 विल बी, एथ है आपका सेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो कैसी होंगी, सेंट्रलाइज्ड होंगी जितना हो सके, और जहाँ रिक्वायर्ड है डिसेंट्रलाइजेशन की तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन को भी फॉलो करना है। नाउ द नेक्स्ट है स्केलर चेन, ठीक है। स्केलर चेन यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर जो होता है जो कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, तो वो स्केलर चेन एस्टैब्लिश होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर। कोई भी काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसा होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए,
एंड ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, दैट वाज सजेस्टेड बाय हेनरी फेयोल। डिटेल में हम आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट इज इक्विटी। हर कोई एम्प्लॉय इक्वली ट्रीट होना चाहिए, किसी के साथ भी कोई आपका भेदभाव या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पर। इक्विटी इज प्रीटी मच important and this is another important principle suggested by Henry Fayol. नाउ द 12th प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ। तो जो स्टाफ आप हायर करेंगे उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेबिलिटी के थ्रू ही आप अपनी परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉयज़ की उसको क्या कर पाएंगे, बिल्ड कर पाएंगे, और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव आपको खुद मैनेजमेंट को भी लेने हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को भी दिलवाने हैं। दिस इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज़ द 13th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट बाय हेनरी फेयोल। और 14th और लास्ट हमारा जो प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल के थ्रू सजेस्टेड, दैट इज स्पिरिट डे कॉर्प्स। यानी कि एक ऐसी स्पिरिट डेवलप करनी है मैनेजमेंट को जिसमें हर एक एम्प्लॉई क्या करेगा, वर्क करेगा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। ठीक है, स्पिरिट डे कॉर्प्स यानी कि हर एक एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है, हर एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो आई एम श्योर कि यहाँ पर जितने भी ये मेन पॉइंट्स थे, हेडिंग्स थी, आपको याद हो चुकी होंगी। नहीं हुआ तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। एंड मैं अब आगे बढ़ता हूँ, स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले पॉइंट से, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्दर पॉइंट्स। एक एक करके सारे पॉइंट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1 और द प्रिंसिपल नंबर 1 विच इज डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, सो प्रिंसिपल नंबर 1 इज डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि काम को अब हम डिवाइड करेंगे। तो आप कोई काम बहुत सारा काम एक साथ करेंगे और आप थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो उसमें आपकी इफेक्टिवनेस आएगी बेसिकली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डिवीजन ऑफ वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो नाउ डिवाइडिंग द फुल वर्क of the organization among the individuals and creating departments is called the division of work। तो division of work क्या होता है, आपकी organization को छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में बांट देना और उन डिपार्टमेंट्स में आपके अलग अलग इंडिविजुअल्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, दैट इज बेसिकली नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क। और ये जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क का, ये बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल है, चाहे आपका मैनेजरियल लेवल हो या फिर टेक्निकल वर्क लेवल हो, दोनों ही लेवल्स पर काफ़ी अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल माना जाता है। इससे जो वर्क है वो आपका जल्दी फिनिश होता है और सबसे बड़ी चीज़ जो इफ़ेक्टिवनेस है वर्क की वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा बर्डन देकर किसी काम का किसी पर्टिकुलर पर्सन को, वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप काम को डिवाइड कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो इफ़ेक्टिवनेस के साथ में एक्यूरेसी भी आएगी काम की। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दैट इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट। Now the next point says, according to Fayol, segregating work amongst the workers enhances the quality of the product। तो Fayol के अकॉर्डिंग अगर काम को वर्कर्स के बीच में बांटा जाता है तो इससे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, काम को बांटने से एक तो आपको ज़्यादा काम मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, उसकी जो क्वालिटी होगी काम की, दैट वुड बी प्रीटी गुड। Now the next point says, similarly he also concluded that the division of work improves the productivity, efficiency, accuracy and speed of the workers। तो जो डिवीजन ऑफ वर्क है उससे सिर्फ आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज की क्वालिटी ही इम्प्रूव नहीं होती, इसके अलावा हेनरी फेयोल ने बताया है कि बेसिकली अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो उससे जो प्रोडक्टिविटी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, एफिशिएंसी है, एक्यूरेसी एंड स्पीड है वर्कर्स की, वो भी इम्प्रूव होती है। आई रिपीट, जो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी तो एनहांस होती ही है, साथ में जो वर्कर्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, उनकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है और उनकी स्पीड इंप्रूव होती है। एंड अगर ऐसा होता है तो ओवरऑल आपका जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होने से आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है, आपके जो कंपनी की गुडविल है वो बढ़ती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि डिवीजन ऑफ वर्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कि
आपको अपनी डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो बहुत सारे काम को ना करते हुए आप क्या कीजिए, काम को डिवाइड कर लीजिए। इवन अगर आप मान लीजिए अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए एक बुक है जिसमें आपके इन टोटल 20 चैप्टर्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो 20 चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर्स में बेसिकली क्या है, अब आप 20 चैप्टर्स एक साथ तो याद नहीं कर सकते सारे, तो इनको डिवाइड कीजिए। मान लीजिए आपके पास पूरा एक महीना है, तो एक मंथ में आप क्या करेंगे, एक मंथ में आप टारगेट रख लीजिए। एक मंथ में होते हैं आपके 30 डेज। डेली बेसिस पर अगर आप एक चैप्टर भी याद करेंगे तो 20 डेज में आपके 20 चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, और 10 डेज आप रिवीजन का रख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके वर्क को अपनी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक दिन में 20 चैप्टर याद करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन पर डे अगर एक चैप्टर याद करेंगे तो आपका जो मेमोरी है, जो रिटेंशन है उस पर्टिकुलर चैप्टर की, वो अच्छी रहेगी, और एक दिन में आपके पास बर्डन नहीं होगा। कम बर्डन में आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको भी बूस्ट कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल वर्क का जो प्रिंसिपल है ये आपका हर एक जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं जहां भी कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड टास्क है आपका। सो आई एम श्योर कि ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ चलिए एक डायग्राम के थ्रू और क्लियर कर लेते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क से बेसिकली क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन, यानी कि आप उस पर्टिकुलर टास्क में मास्टर हो जाते हैं। स्पेशलाइजेशन होने से बेसिकली क्या होता है, जो एफिशिएंसी है आपकी वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। एफिशिएंसी इंक्रीज होती है जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन आता है डिवीजन ऑफ वर्क से, और एफिशिएंसी इंक्रीज होने से क्या होता है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है, और प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो इम्प्रूव होती है। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज अ साइकिल विच कीप गोइंग ऑन। डिवीजन ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन से एफिशिएंसी में इंक्रीज, और इंक्रीज इन एफिशिएंसी विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा पॉइंट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। नाउ बढ़ते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 पर, विच इज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो जानते हैं कि क्या इस प्रिंसिपल के थ्रू हेनरी फेयोल ने सजेस्ट किया है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी, और यू कैन से पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज कॉल्ड ड्यूटीज। तो हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग क्या था कि एक बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। ना ही किसी को ज़्यादा अथॉरिटी देनी चाहिए, ना ही किसी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। Now, the right to give orders should not be considered without reference to responsibility। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने सजेस्ट करा कि किसी को आप अगर राइट देते हैं ऑर्डर देने का, ठीक है, तो उसको आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी ठहराएंगे। दिस इज प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी को अथॉरिटी तो दे दें लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इम्प्लीमेंट ना कराएं, तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। Now, authority must be equal to responsibility। So as I said in the beginning, authority कैसी होनी चाहिए, equal होनी चाहिए responsibility। यानी कि जितनी ज़्यादा responsibility उतनी ज़्यादा authority required है, और जितनी ज़्यादा authority उतनी ही ज़्यादा आप responsible होंगे अपनी organizational task के लिए। इफ द अथॉरिटी इज मोर देन, अब जानेंगे कि मान लीजिए अथॉरिटी ज़्यादा है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो ये डिसबैलेंस होने से बेसिकली क्या होगा। तो इफ द अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन चांसेस आर दैट अ मैनेजर में मिसयूज इट। तो जो अथॉरिटी ज़्यादा होगी एक मैनेजर के पास में, तो इससे क्या होगा, जो मैनेजर होगा वो हो सकता है अपनी जो पावर का मिसयूज़ करे, जो कि अगेन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और अथॉरिटी कम है किसी मैनेजर के पास में, एम्प्लॉय के पास में, तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा और अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। यही एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है, और यही आपकी लाइफ में भी है। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि आप अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो यानी कि आपको वो अथॉरिटी दे रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनके ट्रस्ट को मेंटेन करें। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर आपको किसी काम को करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब याद रखिएगा। नाउ चलिए डायग्राम देखते हैं।
तो हमारे एक मैनेजर आ चुके हैं जिनको हमने बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे दी है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी काफ़ी कम है। तो इससे ये फील करेंगे कि ये बॉस हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो ही इज़ फीलिंग लाइक दिस कि आई एम द बॉस हियर, तो मैं ही सब कुछ हूँ, नो वन इज़ एनी वन कान डू एनी थिंग टू मी। तो ये इसीलिए इनको फीलिंग आई, बिकॉज यहाँ पर जो अथॉरिटी थी वो ज़्यादा है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अथॉरिटी। तो यहाँ पर ये ऐसी सिचुएशन होगी, यहाँ पर मैनेजर क्या करेंगे, ये भाई साहब मिसयूज़ करना शुरू कर देंगे अपनी पावर का। नाउ दिस सेकंड मैनेजर, अब ये हमारे दूसरे मैनेजर हैं जिनको आपकी अथॉरिटी तो कम दी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दे दी है काम की। अब ये फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, देखो उनकी शक्ल देख लो यहाँ पे आप, यू कैन इवन फील दैट। तो इससे क्या होगा, ये फील करेंगे कि भैया मेरे को सुनता क्यों नहीं है कोई, क्योंकि अथॉरिटी नहीं है तो क्यों सुनेगा कोई इनको, और बाकी सारा काम इन पे आ जाता है बर्डन। तो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, लेस अथॉरिटी एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन, और मोर अथॉरिटी एंड लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी विल लीड टू मिस यूज़ ऑफ पावर। ठीक है, तो आई एम श्योर कितना पॉइंट क्लियर होगा, नोट डाउन कर लीजिए इन पॉइंट्स को। सो नाउ गाइज, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, जो कि है प्रिंसिपल नंबर 3। एंड प्रिंसिपल नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या है, थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कि सजेस्ट किया है हेनरी फेयोल ने। एंड एक मैनेजमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन अप्लाई कराना बहुत ही ज़रूरी है, और हम लोगों की डेली लाइफ में भी डिसिप्लिन होता है तो वी कैन बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है, जैसे कि आपने आर्मी में देखा होगा, आर्मी में हर चीज़ के लिए डिसिप्लिन को प्रायोरिटी दी जाती है। तो यही चीज़ आपको फॉलो करनी है, आप डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाइए, लाइक आर्मी पीपल डू, उसी तरीके से आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट अभी हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स बेसिकली रेस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, उनको रेस्पेक्ट करना बेसिकली क्या कहलाता है, डिसिप्लिन। एंड डिसिप्लिन आपका सेल्फ डिसिप्लिन भी हो सकता है या फिर एनफोर्स्ड डिसिप्लिन हो सकता है, यानी कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए, आपने खुद इंप्लीमेंट करे, खुद अप्लाई करे, आपने खुद उनको फॉलो किया, तो सेल्फ डिसिप्लिन हो गया। और अगर आपने नहीं किया तो कंपनी में बहुत सारे आपके पेनल्टीज़ होती हैं, आपकी आपको नेगेटिवली बोल सकते हो इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे कि एक प्रमोशन होता है, एक डिमोशन हो जाता है। तो ये एनफोर्स डिसिप्लिन की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, डिसिप्लिन आपका सेल्फ डिसिप्लिन भी हो सकता है या फिर बेसिकली एनफोर्स्ड डिसिप्लिन भी हो सकता है। ओके, एंड डिसिप्लिन जैसा कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Now the point number 2 says without discipline nothing can be accomplished. It is the core value for any project or any management. तो डिसिप्लिन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होगा, काम को आप टाइम से नहीं करके देंगे, ऑब्वियस ही बात है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के टास्क टाइमली कंप्लीट नहीं होंगे, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। कस्टमर को आपकी प्रॉब्लम है, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं रखते, उनकी प्रायोरिटी सेट नहीं करते, कोई गलती होती है उसके लिए आप कोई भी पेनल्टी नहीं रखते, कोई भी पनिशमेंट नहीं रखते, तो इससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, जो रूल्स हैं वो एनफोर्स करने पड़ते हैं आपको, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली परफॉर्म करे, बिकॉज देर आर सर्टेन एम्प्लॉयज़, फ्यू एम्प्लॉयज़ यू कैन से which will never work unless you create fear in them. So एक core value होती है डिसिप्लिन किसी भी प्रोजेक्ट या मैनेजमेंट की। Now good performance and sensible interrelation make the management job easy and comprehensive. तो यहाँ पर बात रही परफॉर्मेंस की, डिसिप्लिन होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, इंटर रिलेशन जो होगा एक दूसरे डिपार्टमेंट से, इंडिविजुअल से, वो कैसा रहेगा, सेंसिबल रहेगा, और इससे मैनेजमेंट का जो जॉब होगा वो ईजी रहेगा और कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा अच्छे से। ओके, now the next point says employees good behavior also helps them smoothly build and progress in their professional careers. अब एम्प्लॉयज़ का जो अच्छा बिहेवियर है, इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा नहीं मिलता, इससे जो फ़ायदा होता है वो उनके पर्टिकुलर, उनके जो पर्सनल डेवलपमेंट है उस पर भी होता है, उनकी जो प्रोफेशनल करियर है, उनकी जो प्रोग्रेस है लाइफ में वो भी काफ़ी स्मूथ हो जाती है अगर वो गुड बिहेव करते हैं। गुड बिहेवियर के लिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है।
सो लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में सक्सेस अचीव करने के लिए डिसिप्लिन इज प्रीटी मच रिक्वायर्ड, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनको आपको क्या करना है, फॉलो करना है. Now, the workers must respect the rules that run the organization. To establish discipline, good supervision and impartial judgment are needed. ठीक है, तो ये देख लीजिए, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डिसिप्लिन एस्टैब्लिश करने के लिए गुड सुपरविजन ज़रूरी है, यानी कि जो कंट्रोलिंग ज़रूरी है. अभी आप मान लीजिए किसी चीज़ में लैक करते हैं, कोई वीकनेस है आपकी, तो आपको क्या करना है, बेसिकली चेक करना है, मॉनिटर करना है खुद को कि वो वीकनेस क्यों है. रीज़न फाइंड आउट करने के बाद में पनिशमेंट सेट कीजिए एंड उसके बाद में क्या कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कीजिए. तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन. सबसे पहले आपको अपनी गलतियां देखनी पड़ेंगी, वीकनेस देखनी पड़ेंगी, फिर उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा. और कोई भी आपका जो जजमेंट है वो इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए. बेसिकली अगर हम बात करें तो आपका जो गुड जजमेंट है, सेंसिबल जजमेंट है, दैट शुड बी देयर. और जो रूल्स बनाए हैं आपने उनकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको उनको दिल से मानना पड़ेगा, तभी वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाएंगे. सो नाउ देख लीजिए, एक डायग्राम स्क्रीन पर आ चुका है विच सेज डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन द गोल्स एंड द अकम्पलिशमेंट. तो जो गोल्स हैं आपके और जो आपकी अकम्पलिशमेंट है उसके बीच का ब्रिज होता है डिसिप्लिन. तो आप अगर डिसिप्लिन रखेंगे, क्योंकि कोई भी गोल अचीव करने के लिए टाइम लगता है. देखिए, छोटे गोल्स नहीं होते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स. तो लॉन्ग टर्म गोल्स को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा थोड़ा लॉन्ग टर्म में क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पर आपको अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उनकी मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी. तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी. गोल्स और अकम्पलिशमेंट के बीच में डिसिप्लिन एक ब्रिज का काम करता है. ठीक है, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा. लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, और यू कैन से द नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 4 सजेस्टेड बाय हेनरी फ्योल, यूनिटी ऑफ कमांड. So now point number 1 says, according to this principle, a subordinate or the employee should receive orders from only one superior or boss or manager. ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्योल कहते हैं कि कोई भी सबॉर्डिनेट या कोई भी एम्प्लॉय है उसको सिर्फ एक ही सुपरवाइजर से ऑर्डर्स मिलने चाहिए. या तो कोई भी एक बॉस या कोई एक मैनेजर है जो कि क्या करेगा, अपने सबॉर्डिनेट या एम्प्लॉय को ऑर्डर देगा. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर जो है वो सिर्फ एक ही सुपरवाइज़र से मिलने चाहिए सबॉर्डिनेट को, और एक ही सबॉर्डिनेट बेसिकली क्या है, वो सुपरवाइज़र के साथ में कोऑर्डिनेट करना चाहिए. तो दैट इज़ प्रीटी मच इंपॉर्टेंट. अब ऐसा क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट्स टॉक अबाउट. लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. अ सबॉर्डिनेट मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन सुपीरियर. अगर आप इस तरीके से ना बोलें तो दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कोई भी सबॉर्डिनेट है उसको भी क्या करना है, एक सुपीरियर या एक सुपरवाइज़र या फिर एक बॉस को रिपोर्ट करना है. इससे जो पॉसिबिलिटी होती है डुअल सबॉर्डिनेशन की, यानी कि दो अलग अलग मैनेजर्स होंगे तो दो अलग अलग ब्रेन यूज़ होंगे, दो अलग अलग आपके टास्क हो सकते हैं, हर किसी के काम करने का तरीका सेम नहीं होता. तो इससे जो डुअल सबॉर्डिनेशन है, यानी कि एम्प्लॉय में जो कन्फ्यूजन की स्टेट क्रिएट हो सकती है, वो अवॉइड होती है. तो एक ही सुपीरियर होना चाहिए और जो सबॉर्डिनेट है वो उसी सुपीरियर को क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए. दैट इज़ प्रीटी मच इंपॉर्टेंट. इससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की मतलब जो डुअल सबॉर्डिनेशन है वो कम होती है, साथ ही साथ में जो एम्प्लॉय है उसकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है. नाउ अब बात करेंगे, मान लीजिए एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा सुपीरियर्स को रिपोर्ट करना है, तो इससे क्या होगा, इससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा उस एम्प्लॉय के माइंड में. वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए, बहुत सारे बॉसेस के ऑर्डर उसको समझ ना आए क्या करना है. तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी अवॉइडेड. और हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोर देन वन बॉस के थ्रू आपका क्या हो रहा है, एक एम्प्लॉय को बेसिकली इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, ऑर्डर्स मिल रहे हैं. अब इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो सोचेगा किस बॉस की बात मानूं. अगर मान लीजिए अब सबका काम प्रायोरिटी पे होगा, नहीं करने पर कुछ ना कुछ बेसिकली आपका पनिशमेंट रहेगा. ठीक है, तो इससे कन्फ्यूजन भी होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा. तो अब देख लीजिए हमारा एक एम्प्लॉय आ चुका है. एक तरफ है हमारे मैनेजर रोहित, दूसरी तरफ है मैनेजर करण. अब इन दोनों ने एक एक टास्क दे दिया हमारे एम्प्लॉय को. मान लेते हैं हम इस एम्प्लॉय का नाम रख लेते हैं शोभित. ठीक है, तो एम्प्लॉय है हमारा शोभित. तो शोभित इज गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम रोहित एंड शोभित इज गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम करण.
दोनों ही मैनेजर हैं, ऊपर की पोस्ट पर हैं। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहेगी, अब किसके लिए वो काम करे, ठीक है, किसके लिए वो काम करे भाई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो डुअल सबऑर्डिनेशन अवॉइड करनी है, उसके लिए सिर्फ एक ही रिपोर्टिंग मैनेजर है, या तो वो रोहित को रिपोर्ट कर ले या फिर करण को, इनमें से कोई भी एक चूज कर ले कि वो शोभित किसके अंडर काम करेगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो प्रिंसिपल इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन हैं, जो गोल्स हैं, जो अचीवमेंट हैं हर एक इंडिविजुअल की, हर एक डिपार्टमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन में, वो सिंगल डायरेक्शन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल या फिर एक डिपार्टमेंट भाग रहा है एक चीज़ को अचीव करने में, दूसरा डिपार्टमेंट भाग रहा है किसी और चीज़ को अचीव करने में। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक सिंगल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में होंगी। टास्क अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पर्पस एक ही रहेगा हमेशा। Now, unity of direction means activities aimed at same objective should be organized so that there are one plan and one person in charge. Okay? तो unity of direction का मतलब क्या है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एम्ड होंगी, और उनको आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, जिससे कि एक प्लान रहे और एक पर्सन रहे जो कि उसका इंचार्ज हो। In other words, all activities which have the same objective must be directed by one manager and he must use one plan. तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो आपकी सेल्स से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, उनका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और इसके अलावा एक ही मैनेजर होना चाहिए जो कि उनको डायरेक्ट करे, और एक ही प्लान आपका यूज़ करना है उसको। ओके। Now, according to this principle, whoever engaged in same activity should have a unified goal. तो जितने भी लोग आपके एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में इंक्लूडेड हैं, एंगेज्ड हैं, उनका सेम गोल होना चाहिए, एक सिंगल गोल। यूनिफाइड मतलब सिंगल गोल होना चाहिए, यूनिटी मतलब सिंगल होना चाहिए, एक डायरेक्शन में फॉलो करने चाहिए, या तो आपका इधर या फिर उधर, ऊपर या नीचे, बट डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सबकी एक होनी चाहिए, सेम एक्टिविटी सेम गोल होने चाहिए। दिस मीन्स all the person working in a company should have one goal and motive which will make the work easier and achieve the set goals easily. तो एक गोल और एक मोटिव पर जब सब लोग फोकस करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इंश्योर हो जाएगी, इजी हो जाएगी। जो भी गोल आप बनाएंगे वो उसको अचीव करना क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए बहुत सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं। ओके। तो मार्केटिंग जो एक्टिविटीज़ हैं, मार्केटिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, प्राइसिंग पॉलिसी हो गई। तो ये क्या होना चाहिए, बेसिकली एक मैनेजर के थ्रू डायरेक्ट होनी चाहिए। वो मैनेजर क्या करेगा, इन तीनों से रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी क्रिएट करेगा, ठीक है, और एक प्लान बनाएगा जिसके थ्रू जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जा सके। तो ये जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, प्राइसिंग पॉलिसी, एक सिंगल मैनेजर आपको रखना है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को संभालने के लिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। वो एक सिंगल प्लान बनाएगा जो कि इन तीनों एक्टिविटीज़ में मार्केटिंग की अप्लाई किए जाएंगे, और जो हमारा पर्पस होगा मार्केटिंग का वो अचीव किया जाएगा। मार्केटिंग का जो पर्पस अचीव होगा वो होगा ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा उसको अचीव करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, तो जो सिंगल डिपार्टमेंट हैं उनके अपने पर्टिकुलर गोल्स होंगे, लेकिन ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन गोल होगा उसको ही अचीव करने के लिए वो वर्क करेंगे। सो गाइज, आई एम श्योर कि जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का ये भी क्लियर होगा आप सभी को। कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, उस पॉइंट को दोबारा देख लीजिएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। एज आई मैंशन कि बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वैसे ही आपकी लाइफ में अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल नंबर 5 से, तो एक गोल होना चाहिए जिस पर आपको क्या करना है, फॉलो करना है, उसको चेस करना है। अगर मान लीजिए आपको आईएएस बनना है तो यू शुड फोकस ऑन बिकमिंग आईएएस। तो उसके लिए क्या करना है, क्या पढ़ना है, ये आपका होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चार चीज़ों पे भाग रहे हैं, आईएएस भी करना है, बैंक के एग्ज़ाम्स भी देने हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स भी देने हैं, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भी बनना है। तो ऐसे नहीं हो सकता। एक चीज़ पर फोकस कीजिए और उस पर अपना जब फोकस देंगे तो सक्सेस ज़रूर आपको मिलेगी। नाउ प्रिंसिपल नंबर 6 इज रिमनरेशन, ठीक है। तो जो पेमेंट आप करते हैं, रिमनरेशन जो आप देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल। अब देखते हैं, जानते हैं मोर।
सो रिमनरेशन होता क्या है, बेसिकली इट इज़ द प्राइस फॉर सर्विसेज रिसीव्ड। तो कोई भी जो सर्विस आप रिसीव करते हैं उसके लिए जो प्राइस पे किया जाता है वो होता है रिमनरेशन, ठीक है। कोई भी एम्प्लॉय काम करता है आपके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको आप देते हैं रिमनरेशन, बेसिकली सैलरी। तो क्या है, जो सर्विसेज आपने रिसीव करी हैं उसके लिए आप पे कर रहे हो। Now, according to this principle, Henry Fayol says that pay should be fair to both दी एम्प्लॉयज़ एंड दी फर्म। तो जो पे करेंगे, जो पेमेंट आप देंगे, जो रिमनरेशन देंगे, वो एम्प्लॉयज़ और फर्म दोनों के लिए कैसा होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ चाहिए और बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, देन इट शुड हैव अ गुड रिमनरेशन पॉलिसी। तो अच्छे एम्प्लॉयज़ को आपको ज़्यादा अच्छा पे भी करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू इंश्योर। एक ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अच्छा रिमनरेशन पॉलिसी होना चाहिए, विच इज़ बेसिकली सजेस्टेड इन द principle of remuneration by Henry Fayol. Now the next point says good remuneration policy should give maximum satisfaction to both employers and employees and should include both financial and non-financial incentives. तो जो एक अच्छी remuneration policy है उसके क्या points होते हैं। तो सबसे पहला जो point suggest किया हेनरी फेयोल ने कि कोई भी गुड रिमनरेशन पॉलिसी तब होगी जब वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगी किसको, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ दोनों को। और इसमें दोनों ही तरह के आपके इंसेंटिव्स इंक्लूड होंगे, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल भी। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में होता है प्रमोशन, ग्रोथ, बेसिकली पर्क्स होते हैं बहुत सारे देने के। और फाइनेंशियल में तो आपको पता ही है पैसा आ जाता है। तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, उसको देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो रिमनरेशन क्या है, प्राइस फॉर द सर्विसेज रिसीव्ड, प्रिंसिपल नंबर 6। अब एक डायग्राम देख लेते हैं। गुड रिमनरेशन से क्या होगा, गुड रिमनरेशन से बेसिकली आपके पास होंगे सेटिस्फाइड एंड हाईली प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो अच्छा रिमनरेशन क्या करेगा, क्या बेनिफिट देगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। ज़्यादा प्रोडक्टिव एम्प्लॉय का मतलब ज़्यादा आपके काम अच्छे से काम होगा, एफिशिएंसी से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में रेवेन्यू है वो बढ़ेगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो कि है हमारा प्रिंसिपल नंबर 7, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी। एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज़, उनके अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो हर किसी का इंडिविजुअल इंटरेस्ट अगर आपका फुलफिल किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, विच इज़ नॉट ओके। तो हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उन्होंने ये प्रिंसिपल में बोला है कि द इंटरेस्ट ऑफ वन इंडिविजुअल और वन ग्रुप शुड नॉट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी भी सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल ग्रुप का जो इंटरेस्ट है या किसी भी सिंगल डिपार्टमेंट का, वो ओवरकम नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। तो जब भी आपकी कोई डिस्प्यूट की सिचुएशन आएगी बिटवीन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, तो हमेशा प्रायोरिटी आप किसको दोगे, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, फेयोल सजेस्टेड दैट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी केप्ट ऑन प्रायोरिटी एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट और द ग्रुप इंटरेस्ट और द डिपार्टमेंट इंटरेस्ट। तो कोई भी डिपार्टमेंट है, ग्रुप है, इंडिविजुअल है, उसके इंटरेस्ट को हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। Now the next point says the individual interest should be given less importance while the general interest should be given the utmost important. As I said, individual के interest को हम less importance देंगे, general interest को हम utmost importance देंगे। At the end अगर कंपनी रहेगी तो वो एम्प्लॉय रहेगा उसका पार्ट, अगर कंपनी ही नहीं रहेगी तो उस इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले कंपनी का इंटरेस्ट फुलफिल कीजिए, उसके बाद में इंडिविजुअल का इंटरेस्ट फुलफिल करेंगे हम। Now the next point says the interest of the organizational goal should come first before the interest of the individual or the group. If not done then the organization will collapse. हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को आपने इंटरेस्ट नहीं दिया और इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर फोकस किया, कोई भी ग्रुप के इंटरेस्ट पर फोकस किया ज़्यादा, तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगी, बंद हो जाएगी, डिसकंटिन्यूड हो जाएगी। जो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं हो पाएगा आपका। ओके तो ध्यान रखिएगा, जब भी प्रायोरिटी देनी है तो किसको देनी है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर। अब आप बात करेंगे पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, फैमिली के भी कुछ इंपॉर्टेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो फुलफ़िल करनी है। लेकिन
आपको जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको देखना है कि मैं अपने इंटरेस्ट पे फोकस करूँ या दूसरों के, तो हमेशा अपने इंटरेस्ट पर आपको फोकस करना है। दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब भी कहीं पर डिस्प्यूट की सिचुएशन आएगी या चॉइस करनी पड़ेगी आपको, तो यू हैव टू इंश्योर कि आपकी जो चॉइस है आपके फेवर में हो। फर्स्ट पहले अपने इंटरेस्ट पे फोकस कीजिए, देन यू फोकस ऑन अदर्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे मैनेजर रोहित फिर से आ गए हैं और ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है और उसके गोल्स हैं वो प्रायोरिटी हैं देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ओके, तो याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट और गोल हमेशा प्रायोरिटी रहेगी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सो समझ में आया तो लाइक कीजिए, एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी आपको। आपके कमेंट का वेट करेंगे हम। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल को आप डिस्कस करेंगे। So according to this principle, there should be one central point in the organization for overall control. तो गाइज ध्यान रखिएगा, पुराने टाइम में जैसे होता था कि एक राजा होता था जो कि पूरी की पूरी पूरे के पूरे राज्य को संभालता था, जैसे कि अभी होता है गवर्नमेंट में पीएम है, प्रेसिडेंट हैं जो कि पूरी कंट्री को संभाल रहे हैं। तो ये क्या है बेसिकली, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे डिवीजन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग। तो उन डिवीजन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट्स क्रिएट होंगे उनको रन करने के लिए एक सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि एक एफिशिएंट कंट्रोल एस्टैब्लिश किया जा सके। ओके, तो ध्यान रखिएगा, हेनरी फेयोल कहते हैं कि एक सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का जो कि ओवरऑल कंट्रोल रखेगा ऑर्गेनाइजेशन पर। Now, in centralization, the authority is concentrated only in few hands. However, in decentralization, the authority is distributed to all the levels of management. अब यहाँ पर भी एक और पॉइंट जो उन्होंने बताया है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो या फिर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो पावर का। जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना चाहिए बैलेंस, वो कैसा होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अगर रिक्वायर्ड है तो सेंट्रलाइजेशन रखिए, अथॉरिटी का नहीं है रिक्वायर्ड तो डिसेंट्रलाइजेशन से काम चलाइए। तो दोनों का मिक्स एंड मैच आपको लेके चलना है, दोनों के बीच में बैलेंस एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। क्योंकि सेंट्रलाइजेशन होते ही तो अथॉरिटी कुछ लोगों के हाथ में आएगी। अगर वो लोग अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे, अपने अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो इससे जो ओवरऑल गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो हैम्पर हो जाएगा। और डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगी तो जो अथॉरिटी है वो बढ़ जाएगी काफ़ी लेवल्स में, तो कोई किसी की सुनेगा नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस एस्टैब्लिश करना। सो क्या है, हमें बैलेंस एस्टैब्लिश करना है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। जो भी अथॉरिटी है आपकी उसको सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड अपने अकॉर्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते रहिएगा। Now, if there is complete centralization, then the subordinates will have no authority or power to carry out their responsibility। तो जैसा हमने प्रीवियस प्रिंसिपल्स में देखा था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। जितनी अथॉरिटी है उतनी ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है। लेकिन अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जो पावर है वो कुछ लोगों के पास होगी और सबऑर्डिनेट्स के पास में कोई अथॉरिटी नहीं होगी, कोई पावर नहीं होगी। नो पावर मीन्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो अच्छे से कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए, ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन से आपकी कुछ लोगों के पास पावर है, बाकी किसी के पास रहेगी नहीं, तो उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फुलफिल नहीं होंगी। अब मान लीजिए कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो उससे क्या होगा, जो सुपीरियर है उनको कोई अथॉरिटी नहीं रह जाएगी, तो हर कोई आके अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को रन करने लगेगा, जिससे कि अगेन इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस पर पड़ेगा। ठीक है, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा। प्रिंसिपल नंबर 8, आई एम श्योर दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ठीक है, स्केलर चेन क्या होती है सबसे पहले जानेंगे, एंड उसके बाद इस प्रिंसिपल से क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं हेनरी फेयोल, लेट्स टॉक अबाउट। So the formal line of authority, communication and responsibility or the chain of command within the organization is known as scalar chain। तो जो अथॉरिटी, कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर्मल लाइन होती है या फिर चेन ऑफ कमांड होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बोलते हैं हम स्केलर चेन। आई रिपीट,
कोई भी ऐसी फॉर्मल लाइन अथॉरिटी की, कम्युनिकेशन की, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में होती है, या फिर आप बोल सकते हो जो चेन ऑफ कमांड एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम स्केलर चेन बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपने देखा होगा जिसमें आपकी एक हायरार्की मेंटेन की जाती है। तो हायरार्की बेसिकली यहाँ पर फॉलो की जाती है स्केलर चेन में, कि आपके एम्प्लॉयज़ हैं, फिर उसके ऊपर सुपरवाइजर्स हैं, फिर मैनेजर्स हैं, फिर उनके ऊपर सीनियर मैनेजर्स हैं, फिर उनके ऊपर सीईओ हैं, सीओओ हैं, सीएफओ हैं। तो ये क्या है, बेसिकली स्केलर चेन है, चेन ऑफ कमांड है। किसको ऊपर 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 अपना क्या करना है, बेसिकली रेस्पॉन्ड करना है, किनको ज़्यादा अथॉरिटी है, किनको कम अथॉरिटी है, किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो स्केलर चेन के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता है। Now, according to the scalar principle, the hierarchy steps should be from top to the lowest. तो hierarchy कैसी होगी, टॉप से लोएस्ट या फिर लोएस्ट से टॉप। ठीक है, तो यही दो पैटर्न फॉलो होंगे, या तो आपका क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट, ऐसे ही चलेंगे, यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ, यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ। So this is necessary so that every employee knows their immediate supervisor or senior and whom they can contact whenever needed. तो जो स्केलर प्रिंसिपल है जिसमें हम एक चेन ऑफ कमांड एस्टेब्लिश करते हैं, इससे पता होता है हर एम्प्लॉय को कि उसका सुपरवाइजर कौन है, सीनियर कौन है, किसको उन्हें रिपोर्ट करना है और किसको कांटेक्ट करना है जब भी कोई इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कैसे फॉलो होता है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ओके, now, the chain of command is usually depicted on an organizational chart which identifies the superior and subordinate relationship in the organizational structure. तो कोई भी organization का जो organizational chart होता है उसमें उसकी chain of command की information होती है, जिसमें mention होता है कि कौन सा superior है, कौन सा subordinate है, और वो किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, कौन किसको इंस्ट्रक्शंस देगा, ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट जो रिलेशन है वो सारा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपको प्रोवाइड करता हूँ जो कि स्केलर प्रिंसिपल के लिए होगा। ठीक है, तो देख लीजिए डायग्राम आपके स्क्रीन पर बेसिकली आ चुका है। तो डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये देखिए चेन ऑफ कमांड है, यहाँ से ऊपर से नीचे से यहाँ से यहाँ, तो यही चलता है। आपका एम्प्लॉय सुपीरियर्स को बेसिकली क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, सुपीरियर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को इंटरेक्ट करते हैं, फिर वो आगे ऊपर अपने जो होते हैं हायर मैनेजमेंट उनको रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपकी चेन चलती है जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रिंसिपल या स्केलर चेन बेसिकली। ठीक है, एम्प्लॉय सुपीरियर्स को, सुपीरियर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सीईओज को। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, चेन ऑफ कमांड जो कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में आपकी मेंशन्ड है। ठीक है, तो हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल जो चार्ट है, तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में आपको ये चेन ऑफ कमांड मिल जाएगी जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। इससे पता चलता है एम्प्लॉयज़ को उन्हें किसको रिपोर्ट करना है और किसको कांटेक्ट करना है इन केस ऑफ नीड। ठीक है, आई एम श्योर कि स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 10, जो कि है बेसिकली ऑर्डर। ठीक है, तो जैसा मैंने इनिशियली आपको बताया, ऑर्डर इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट। कोई भी काम करने का एक सही तरीका होता है। आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम की स्टडी आप अच्छे से करेंगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, आप अगर ठीक से नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। Let's talk about, according to this principle, there should be an order for material or things and people in the organization. तो जो प्रिंसिपल है ऑर्डर का जो कि हेनरी फेयोल ने सजेस्ट करा, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि चाहे मटेरियल हो, चीज़ें हों या फिर लोग हों ऑर्गेनाइजेशन के, उनका एक ऑर्डर होना चाहिए, एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए उन्हें। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, द राइट मैन इन द राइट प्लेस। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, तो जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए और हर चीज़ अपनी प्लेस पर एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए। आई रिपीट, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। और लोगों के लिए अगर हम बात करें, ह्यूमंस के लिए बात करें, पीपल के लिए बात करें, तो जो हमारी पर्सनल्स हैं, राइट मैन एट द राइट प्लेस, यानी कि सही एम्प्लॉय को सही जगह पर आपको रखना है। ऐसा आप करते हैं, ऑर्डर मेंटेन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ेगी, सक्सेस होगी, आपके रेवेन्यू जनरेट होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो दिस इज़ व्हाट विच इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ लुकिंग फॉर।
Now, there must be an orderly placement of the resources such as personnel, money, material, etc. Misplacement will lead to misuse and disorder. तो जो भी आपकी चीज़ें हैं, चाहे वो लोग हों, पर्सनल हों यानी कि एम्प्लॉयज़ हों, पैसा हो, मटेरियल हो, हर किसी को आपको एक ऑर्डरली मैनर में प्लेस करना है, ठीक है। अपनी जितनी भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसको ऑर्डरली प्लेस करना है ताकि उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, उससे मैक्सिमम बेनिफिट रीप किया जा सके। और अगर मान लीजिए आप मिसप्लेस करते हैं, अपने अपने रिसोर्सेज को मिसप्लेस करते हैं, ऑर्डरली प्लेस नहीं करते, तो इससे मिसयूज़ होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज का और डिसऑर्डर बेसिकली इस्टेब्लिश हो जाएगा, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करेगा। तो वही चीज़ है, पढ़ने के लिए आप पढ़िए जो कि इम्पोर्टेंट है, नहीं पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट तो क्या होगा, बेसिकली दिमाग में कचरा भर जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है उसको भी पढ़ रहे हैं, दिमाग की तो कैपेबिलिटी लिमिटेड है। अब 24 घंटे हैं आपके पास, तो 24 घंटे में आप उनको बेस्ट चीज़ें पढ़ने के लिए यूज़ कर लीजिए, या फिर आपकी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने के लिए यूज़ कर लीजिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या होगा बेसिकली, तो आपको उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, टाइम लिमिटेड है और उसको ऑर्डरली मैनर में यूज़ कीजिए। Now, a company should maintain a well-defined work order to have a favorable work culture. The positive atmosphere in the workplace will boost more positive productivity. तो ध्यान रखिए, एक ऑर्डर अगर एस्टैब्लिश होगा तो इससे फेवरेबल वर्क कल्चर एस्टैब्लिश होगा, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से आपका क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की। नाउ देख लीजिए एक डायग्राम, राइट मटेरियल और राइट पीपल क्या होने चाहिए आपके राइट प्लेस पर, in the right quantity and at the right time. So this is pretty much important. The concept of order says that the right people or material should be in the right place, in the right quantity and at the right time, ठीक है। So right material, people at the right place, in the right quantity and at the right time. सही टाइम पर चीज़ मिलेगी तभी आप क्या कर पाएंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर पाएंगे। वैसे ही सही टाइम पे पढ़ेंगे तो क्या होगा, बेसिकली इफ़ यू रीड, if you study on time, right thing, you will definitely get good marks, ठीक है। तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 11 विच इज सजेस्टेड बाय हेनरी फेयोल, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। So now according to this principle all the employees should be treated equally and respectfully. Very simple, हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, सभी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, सबका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। तो सभी एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करना चाहिए, इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर दैट नो एम्प्लॉयज़ फेस डिस्क्रिमिनेशन। तो जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी रिसोर्सेज को, अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करे और इंश्योर करे कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो अपने किसी भी एम्प्लॉय के साथ में। अपार्ट फ्रॉम दैट, वाइल डीलिंग विद द एम्प्लॉयज़, द मैनेजर शुड यूज़ काइंडलीनेस, इक्वालिटी एंड जस्टिस टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़। एक मैनेजर को क्या करना है, अपना काइंडलीनेस नेचर रखना है, इक्वालिटी रखनी है, जस्टिस होना चाहिए टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ जब भी वो एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स से डील करे या उनसे डील करे बेसिकली। सो नाउ द equity principle suggests that the managers must be kind as well as equally fair to the subordinates. तो हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल है इक्विटी का, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो मैनेजर है वो कैसा होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और सभी सबॉर्डिनेट्स को इक्वली ट्रीट करने वाला होना चाहिए, तभी वो मैनेजर क्या हुआ है, एक सक्सेसफुल मैनेजर कहलाएगा। आई एम श्योर प्रिंसिपल नंबर 11 इज ऑल्सो क्लियर, वॉज वेरी सिंपल। लाइफ में भी आपको यही करना है, इक्विटी रखिए, हर किसी को सेम रिस्पेक्ट दीजिए ताकि वो भी आपको रिस्पेक्ट दे। प्रिंसिपल नंबर 12, स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ। एज आई सेड, वेरी सिंपल प्रिंसिपल, जो स्टाफ है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, मैनेजर का टास्क। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो वर्क परफॉर्मेंस अपने आप इम्प्रूव होगी। Now, according to this principle, an employee delivers the best if they feel secure in their job. तो अगर एक एम्प्लॉई को जॉब सिक्योरिटी मिलती है, अगर वो सिक्योर फील करता है जॉब में, हैप्पी फील करता है, तो वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। एंड नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू ऑफर जॉब सिक्योरिटी टू देयर एम्प्लॉयज़। अब ये एम्प्लॉय का काम है अपना टास्क वो अच्छे से करके दे, और ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ड्यूटी है कि वो एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी ऑफर करें, ठीक है। तो आई एम श्योर की पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ, जो एम्प्लॉय हैं उनको मैनेजमेंट के थ्रू जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें और अपनी 100 नहीं 2% 200% डिलीवरी करें अपने
जॉब रोल्स की, जॉब टास्क की, ठीक है। नाउ एन एम्प्लॉय नीड्स टाइम टू लर्न हिज जॉब एंड टू बिकम एफिशिएंट। तो एक एम्प्लॉय जो होगा जब नया आएगा तो उसको टाइम लगेगा चीज़ें सीखने के लिए और एफिशिएंट बनने के लिए, इसीलिए जो एम्प्लॉय होगा उसको आपको फेयर टाइम देना चाहिए सेटल करने के लिए अपने जॉब पर। ऐसा नहीं है कि इनिशियली आते ही आप एक्सपेक्ट करें कि दैट पर्सन वुड परफॉर्म प्रीटी गुड। इट शुड नॉट, इट विल नेवर हैपन। तो वी आर सपोज टू गिव देम सफिशिएंट टाइम सो दैट they can perform good on their job and can become efficient resource for the organization. नाउ इंस्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ, अब मानते हैं, मान लीजिए कि आप जॉब सिक्योरिटी नहीं दे पाते तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो जब इंस्टेबिलिटी होगी स्टाफ की तो उससे इनएफिशिएंसी होगी ऑर्गेनाइजेशन में, और इसी वजह से जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ अपनी मेंटेन रखती हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि वो भी आगे अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकें। इनएफिशिएंसी से तो लॉस ही होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का। तो इंस्टेबिलिटी से क्या होती है, इनएफिशिएंसी राइज, और स्टेबिलिटी से एफिशिएंसी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन की, आपके एम्प्लॉयज़ की। नाउ स्टेबिलिटी एंड जॉब सिक्योरिटी से क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो आप बताइए स्टेबिलिटी और बेसिकली जॉब सिक्योरिटी के थ्रू आपका क्या होगा अगर एम्प्लॉय को मिले। तो इससे बेसिकली जो हमारी एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन की वो प्रमोट होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी अगर आप देते हैं, जॉब सिक्योरिटी देते हैं, तो इससे आपकी जो एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन की वो प्रमोट होती है। किससे होती है, स्टेबिलिटी एंड जॉब सिक्योरिटी। आई एम श्योर कि ये प्रिंसिपल भी क्लियर होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज़ द इनिशिएटिव प्रिंसिपल, ठीक है। तो इनिशिएटिव के प्रिंसिपल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द 13th प्रिंसिपल विच इज सजेस्टेड बाय हेनरी फेयोल, which is the principle of initiative. So according to the principle of initiative which is suggested by Henry Fayol, the management should support and encourage the employees to take initiative in an organization. It will help them to increase their interest and make them worth. तो एक मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का उसको ये इंश्योर करना है कि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे, सपोर्ट करे, एनकरेज करे, जिससे कि वो क्या करें, इनिशिएटिव ले ऑर्गेनाइजेशन में। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इनिशिएटिव लेना चाहिए उनको, जिससे कि क्या हो, उनका इंटरेस्ट बढ़े ऑर्गेनाइजेशन में, उनको खुद की वर्थ फील हो, उनको ये फील हो कि उनकी भी सेइंग है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इनिशिएटिव लेंगे, जब उनके इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, दे विल फील गुड, दे विल फील एज अ पार्ट, दे विल फील देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और ख़ुद को वो वर्थ समझेंगे कि वो काबिल हैं, उनकी जो पॉइंट्स हैं, उनकी जो सेइंग्स हैं, उसका कुछ एक्चुअल पर्पस है। Now they should encourage the employees to make their own plans and to execute these plans. और चाहे तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, जिससे कि वो क्या करें, खुद के डिपार्टमेंट के प्लान्स बनाएं, उनको एग्जीक्यूट करें, उनको एग्जीक्यूट करते टाइम पे जो प्रॉब्लम फेस हो उससे लर्न करें, और आपको इसमें रेगुलर फीडबैक देना है। तो जो मैनेजमेंट है उसको ये इंश्योर करना है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं अपने प्लान्स बनाएं, उनको एग्जीक्यूट करें और सीखें उनसे। बाकी जो भी, अगर मान लीजिए परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि प्रॉपर फीडबैक इज गिवन टू देम सो दैट दे विल नॉट फील डीमोटिवेटेड. Now, initiative allows the subordinate to think out a plan and do what it takes to make it happen. तो जब सबॉर्डिनेट्स को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि वो अपने प्लान्स बनाएं, उनको एग्जीक्यूट करें, तो इससे वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्रिएट करते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है उसको आपका प्रमोट किया जाता है इसके थ्रू, और इसके थ्रू वो एक ऐसी सिचुएशन, मान लीजिए, देखिए, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज़ चेंजिंग ऑन डेली बेसिस, इवन ऑन एवरी सेकेंड द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए, इस चेंजिंग एनवायरनमेंट से डील करने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करें, जो प्रॉब्लम आने से पहले उसके सोल्यूशन को एनालाइज कर लें, उसके सोल्यूशन को ढूंढ लें। प्रॉब्लम्स भी अगर आती हैं तो देखें कि किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि एक वही कि ये पैटर्न फॉलो करना, ये काम करना है, उसको फॉलो करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको थिंकिंग अपनी भी क्रिएट करनी है। तो इसको इंश्योर करने के लिए इनिशिएटिव शुड बी टेकन बाय होम, मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अगर इनिशिएटिव लेने दिया जाता है किनको, अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उससे क्या होगा, अलाउइंग एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव, बेसिकली
उससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे और सेटिस्फाइड होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर एम्प्लॉयज़ को अलाउ करेंगे इनिशिएटिव लेना तो उससे क्या होगा, दे विल फील सेटिस्फाइड एंड हाईली प्रोडक्टिव, they will become highly productive for the organization. ओके, तो आई एम श्योर कि पॉइंट नंबर 13 और द प्रिंसिपल नंबर 13 इनिशिएटिव क्लियर होगा। नाउ लास्ट प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे विच इज़ एस्पिरिट डे कॉर्प्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड बहुत ही आपका क्रूशियल प्रिंसिपल है जो कि हेनरी फेयोल के थ्रू सजेस्ट किया गया है। सो एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। आई रिपीट, एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैनेजमेंट को इंश्योर करना है कि टीम स्पिरिट बनी रहे। ठीक है, आपको भी अपने अंदर ये चीज़ें डेवलप करनी है कि आप एक टीम प्लेयर बने, क्योंकि लाइफ में हमें सक्सेसफुल होने के लिए बाकी लोगों का सपोर्ट चाहिए, उनसे काम निकलवाना आना चाहिए। तो टीम स्पिरिट इज समथिंग इज प्रीटी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू बिकम अ गुड टीम प्लेयर। Now, according to the principle of Esprit de Corps, the management should create unity, cooperation and team spirit among the employees. तो एक मैनेजमेंट को इंश्योर करना है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करें तो उनके बीच में यूनिटी रहे, कोऑपरेशन रहे और टीम स्पिरिट बनी रहे। तो इसके लिए कई सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं मैनेजमेंट के थ्रू, ग्रुप एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिससे कि क्या हो, आपस में डिपार्टमेंट्स हों, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हों, उनके बीच में कोऑपरेशन बना रहे, यूनिटी बनी रहे, टीम स्पिरिट बनी रहे। तो ये इंश्योर करना है हर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को। ऐसा इंश्योर होता है तो ऑर्गेनाइजेशन जल्दी सक्सेसफुल होगी। नाउ next point says it is the responsibility of the management to regularly motivate their employees and be supportive to each other. Developing trust and mutual understanding will lead to a positive outcome and work environment. तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करे, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे, सपोर्ट करे और उनके बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, जिससे कि एक पॉजिटिव आउटकम आए उन सब की नज़रों में वर्क के लिए, और जो वर्क एनवायरनमेंट है वो भी उनको अच्छा लगे, फ्रेंडली लगे। ठीक है, तो वर्क एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, आपस में वो एक दूसरे के साथ में टीम स्पिरिट के साथ काम कर सकें और जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर सके ऑर्गेनाइजेशन की। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ आई टॉक अबाउट। तो यहाँ पर क्या करना है, मैनेजमेंट को आपका मोटिवेट करना है, एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को सपोर्ट करना है जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, उनके बीच में ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, जिससे कि पॉजिटिव आउटकम और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास डायग्राम फॉर द पर्टिकुलर वीडियो। टीम वर्क इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट। तो हम सब भी साथ मिलकर करेंगे एग्जाम्स में, जो मिशन है हमारा 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सिर्फ देखिए उनको, अच्छे से समझिए, हर पॉइंट को याद कीजिए, कहीं पर डाउट हो तो आप पूछिए। सो विल टुगेदर मेक श्योर दैट वी आर स्कोरिंग 100% एट लीस्ट। जहाँ भी होगा कोशिश पूरी रहेगी जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकें। ठीक है, और मार्क्स के साथ साथ हमें लर्निंग्स पर भी फोकस करना है। तो आई एम श्योर कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मेरे वर्क को। एंड बाकी और बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड स्टे सेफ, स्टे होम एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।